बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव को लेकर आज से अधिसूचना हुई जारी। आज से 9 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया होगी शुरू। भाजपा ने अभी तक नहीं किया प्रत्याशियों का ऐलान। समाजवादी पार्टी और बसपा ने कुछ सीटों पर घोषित किए हैं प्रत्याशी। कांग्रेस को अभी भी अपनी भागीदारी का इंतजार है। 25 अक्टूबर तक इन सीटों पर दाखिल किए जा सकेंगे पर्चे। 28 अक्टूबर को की जाएगी दाखिल पर्चे की जांच। बता दें 30 अक्टूबर तक लिए जा सकेंगे नाम वापस। 13 नवंबर को मतदान, 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल ने की है तारीख बढ़ाने की मांग। वोटिंग की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग से मुलाकात कर की है मांग। मतदान की तारीख 20 नवंबर करने की मांग की है। कार्तिक पूर्णिमा होने की वजह से की जा रही है मांग। एनडीए ने कार्तिक पूर्णिमा का स्नान पर्व होने की दी दलील। बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से है, जहां यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर आज से अधिसूचना हुई जारी। आज से 9 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया होगी शुरू। भाजपा ने अभी तक नहीं किया है प्रत्याशियों का ऐलान। सपा और बसपा ने कुछ सीटों पर घोषित किए हैं प्रत्याशी। कांग्रेस का अभी भी अपनी भागीदारी का इंतजार है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो हेड प्रशांत राव जुड़े हैं। प्रशांत, उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। देखा जा रहा है कि सपा ने अपने 6 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और भाजपा ने अभी तक अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की है। तो कौन कौन से नाम इसमें शामिल हो सकते हैं बीजेपी की तरफ से? देखिए, बीजेपी की तरफ से भी लगातार जो है मंथन जारी है और इधर समाजवादी पार्टी ने अपने 7 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। 2 सीटों को लेकर अभी भी जो है जो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस शामिल है उसको देना चाहती है समाजवादी पार्टी, लेकिन अभी दोनों दलों के बीच में कोई सहमति नहीं बन पाई है। अखिलेश यादव 3 दिन से लगातार मीडिया में कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत रहेगा और हम मजबूत रखेंगे, इसलिए दो दलों के बीच में बात हो जाएगी। वहीं कांग्रेस पार्टी जो है आधी सीटें चाहती थी, तो अभी कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने 6 प्रत्याशियों की सूचना कर दी है। ऐसे में 4 सीटें बची है, तो 4 सीटों में भी जो 1 सीट है मिल्कीपुर, उस पर चुनाव नहीं हो रहा है, तो 3 सीटें ही बची हैं। अब इन 30 सीटों पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन कांग्रेस जो शामिल है उसमें किस तरीके की सीटों का बंटवारा हो सकता है, या 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है, तो आगे आने वाले वक्त में तय होगा। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने अपने 10 विधानसभा क्षेत्रों में से 7 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी घोषित कर दिए थे और इसके साथ ही अब बहुजन समाज पार्टी आधिकारिक रूप से ऐसे प्रत्याशियों की घोषणा जल्द कर देगी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए गठबंधन में दल शामिल है, चाहे निषाद पार्टी हो या आरएलडी हो, वो भी सीटें मांग रही थी। ऐसे में शीर्ष नेतृत्व के साथ मुख्यमंत्री योगी बैठक हुई है, उसके बाद अब तय होगा कि कितनी सीटें जो है यहाँ इंडिया गठबंधन को हराने को लेकर अपने जो साथ में एनडीए के साथ में दल है, आरएलडी हो, सुबसपा हो या फिर निषाद सकती है कि नहीं, ये टक्कर ले सकते हैं इंडिया गठबंधन से कि नहीं। अगर ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी को कि इनके प्रत्याशी मजबूत नहीं है या फिर भारतीय जनता पार्टी सीटों पर लड़ेगी, तो एनडीए गठबंधन में दलों में जो शामिल दल है उनको नहीं मिलेगी। हालांकि मीरापुर सीट जो कि आरएलडी की है, आरएलडी से ही चंदन सिंह जो विधायक हुए हैं, विधायक उसके बाद वो सांसद 2024 में चुने गए हैं, तो निश्चित तौर से ये सीट जो है आरएलडी के खाते में जाएगी। एक सीट निषाद पार्टी के खाते में जाने की बात जो चर्चाओं में बड़ी लंबे समय से बनी हुई है, अंबेडकर नगर की सीट जो है कटहरी, वो उसको लेकर जो है निषाद पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है। अब उसको जो है भारतीय जनता पार्टी देगी कि नहीं देगी, ये तो अभी पार्टी शीर्ष नेतृत्व के हाथ में। लेकिन जिस तरीके से वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 मंत्रियों को लगाया, इसके साथ को लगाया है लगातार जल शक्ति मंत्री और आशीष सिंह पटेल जो अपना दल यस के एमएलसी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, वहां कॉम्बिंग कर समाज के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वोटों को लामबंद करने की कोशिश की जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो बताने का काम लगातार वो लोग कर रहे हैं। अब 3 महीने से दोनों मंत्री जो अंबेडकर नगर में डेरा डाले हुए हैं, बूथ स्तर तक जा रहे हैं, घर घर उन्होंने संपर्क किया, तो निश्चित तौर से ये जो सीट है भारतीय जनता पार्टी पूरी दावेदारी से लड़ सकती है। तो ऐसे में एनडीए में जो शामिल दल है उसमें यहाँ पर आरएलडी को एक सीट मिल सकती है और
8 सीटों पे जो चुनाव और हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। और अभी मिल्कीपुर क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है, इसलिए इस सीट पे किसी भी तरीके की अभी संशयबाजी ठीक नहीं होगी, लेकिन जल्द ही भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों को घोषणा कर सकती है। इन सीटों को लेकर अगर देखा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी सभी सीटें जीतना चाहती है। इसलिए देखिए 13 नवंबर को जो यहाँ मतदान होना है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और पार्टी का जो सर्वे हो चुका है उसके आधार पर वहां प्रत्याशी उतारे जाएंगे, लेकिन दावेदार बहुत है। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी जो है एंड टाइम पे चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, प्रत्याशी एक चेहरा होता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है, प्रत्याशी जो है अपने हिसाब से उतारी है भारतीय जनता पार्टी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कटहरी में वरिष्ठ पत्रकार अजीत सिंह का भी नाम चल रहा है कि अजीत सिंह को वहां पर जो है टिकट मिलेगा, क्योंकि वो मूल रूप से वहीं के निवासी हैं और लंबे समय से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में लंबे समय से वो सक्रिय है। क्षेत्र में युवाओं को और बेटियों की मदद के लिए उन्होंने बहुत काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में तमाम युवाओं को और युवतियों को उन्होंने जो है वहां सहयोग प्रदान किया है। सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए तमाम वहां पर उन्होंने आवश्यक वस्तुएं वहां जो मदद के रूप में उपलब्ध कराई है। इसके साथ ही सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचे, इसके लिए अजीत सिंह ने भी बहुत काम किया है। तो इसलिए कटहरी सीट पर जो है वरिष्ठ पत्रकार अजीत सिंह का भी नाम चल रहा है। इसके साथ ही जो अगर अन्य सीटें देखी जाए, अलीगढ़ की जो खैर है वहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत मजबूती से अपना प्रत्याशी उतारना चाहता है। ऐसे बहुत से दावेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी किसी भी तरीके की नामों की चर्चा नहीं कर रही है, लेकिन दावेदारी के आधार पर पार्टी शीर्ष नेतृत्व के बाद यहाँ प्रत्याशियों का नाम तय किया जाएगा। जी, जहां पर बीजेपी ने एक भी प्रत्याशी को अभी तक मैदान में नहीं उतारा है और बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल के नेता तारीखों के बदलने की मांग कर रहे हैं। देखिए अलग अलग स्थान पर देखा जाए, जैसे मीरापुर जो विधानसभा है वहां पर जो है उत्सव आता है, गंगा मेला आता है। तो ऐसे में वहां के जो आरएलडी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने कल उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें मुख्य रूप से आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे मौजूद रहे। उन्होंने मांग की है कि जो वहां पर मतदान होने वाला है उससे पहले जो वहां गंगा मेला लगता है, तो ऐसे में बहुत सी जो जनता होती है, जो वोटर्स होते हैं, वो गंगा मेला में शरीक होते हैं, क्योंकि बहुत जो पारंपरिक ये मेला है। तो ऐसे में लोग आस्था रखते हुए इस मेले में शामिल होने चले जाएंगे, तो वोटों की संख्या कम हो जाएगी, वोटिंग प्रतिशत कम हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने मांग की है कि मतदान की तिथि यहाँ आगे बढ़ा दी जाए। तो ऐसे अलग अलग स्थानों पर इन चीजों की मांग रखी गई है। वहीं फूलपुर में अगर देखा जाए, फूलपुर क्षेत्र में भी जो है कार्यकर्ताओं ने एक अलग मांग रखी, पार्टी के नेताओं ने। देखिए ये सब चीजें जो है निर्वाचन आयोग के पास अभी जो आपत्तियां पहुंची हैं, आपत्तियां ना कहें, इनको कहें कि प्रार्थना पत्र पहुंचे हैं। इन प्रार्थना पत्रों के आधार पर मुख्य निर्वाचन आयोग भारत को ये सब चीजें भेजी जाएंगी। और उसके बाद अगर हो सकता है, क्योंकि मिल्कीपुर में भी चुनाव होना, मिल्कीपुर में जो याचिका लगी थी उसको भी जो पूर्व विधायक है वो याचिका अपनी वापस लेने को लेकर तैयार थे। याचिका वापस ऐसा सुनना है कि उन्होंने ले भी ली है। तो निश्चित तौर से मिल्कीपुर सीट की भी घोषणा हो सकती है। तो इन सीटों पर भी जो है वोटिंग एक साथ हो सकती है, जहां पर अगर भारत निर्वाचन आयोग ने यह तय किया कि जहां पर पारंपरिक कार्यक्रम होते हैं तो ऐसे मतदान प्रतिशत कम हो सकता है। तो ये विचाराधीन मामला है, लेकिन जल्द ही क्योंकि उन पर सुनवाई होगी, भारत निर्वाचन आयोग को ये सब जो प्रार्थना पत्र है वो भेज दिए गए हैं। देखिए निश्चित तौर से जहां पारंपरिक जो त्योहार होते हैं तो वहां जो है मतदान की संख्या कम हो जाती है। इसलिए जो निर्वाचन आयोग उसको ध्यान रखना होगा कि यहाँ के मतदाताओं की संख्या बढ़ाने को लेकर ऐसे पारंपरिक त्योहारों के बाद में यदि मतदान कराया जाएगा, निश्चित तौर से जनता पूरे मन से खुलकर मतदान करेगी और इससे जो है लोकतंत्र मजबूत होगा। जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा प्रशांत। वहीं आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने 6 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वहीं बीजेपी ने अभी तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस को अभी भी अपनी भागीदारी का इंतजार है। 25 अक्टूबर तक इन सीटों पर दाखिल किए जा सकेंगे पर्चे।